हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एकांश ट्यूटर्स। तो पिछले क्लास में हमने देखा था दिस होल डेरिवेशन, राइट, एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ यूनिफॉर्म रिंग। ओके, तो an object is called as uniform ring if its mass is practically situated uniformly। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म रिंग तभी बोलेंगे जब उसका जो मास है वो प्रैक्टिकली यूनिफॉर्मली सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे होगा। मतलब ये हमारा सपोज सर्कल है, ठीक है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट ओवर हियर। तो ये हमारा एक सर्कल है, हम इसे सर्कल ही बोलेंगे। हम इसे रिंग कब बोलेंगे? जब इसका जो पूरा मास है वो इसके सर्कमफेरेंस पे ही होगा, इसके सेंटर में नहीं होगा, सिर्फ इसके सर्कमफेरेंस पे ही होगा, तब हम उसे एक रिंग कहेंगे। ठीक है ना, ऑब्वियसली इट इज अ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑफ निग्लिजिबल थिकनेस। जो उसकी थिकनेस होंगी वो बहुत कम होंगी, दैट मीन्स वो निग्लिजिबल हो जाएंगी। ठीक है, सो इफ इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो अगर ये अपने ही एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, इट्स एंटायर मास m इज प्रैक्टिकली एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस। तो इसका पूरा जो मास है वो इस पूरे सर्कल के रेडियस के इर्द गिर्द ही घूमेगा। Hence, the expression for the moment of inertia of a uniform ring of mass m and radius r is I equals to mr square। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास में फॉर्मूला आ गया फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, जो कि कितना है हमारे पास में I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, जहां पर I हमारा क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m is the mass of ring, और r है हमारा रेडियस ऑफ द रिंग। ठीक है, आई होप यहां तक किसी कोई डाउट ना हो। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क, चलो ये तो हो गया हमारा रिंग के लिए। अब हम पढ़ेंगे डिस्क के लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर यूनिफॉर्म डिस्क। तो डिस्क इज अ टू डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऑफ निग्लिजिबल थिकनेस। तो हमारा डिस्क क्या होता है? एक हमारा सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है जिसकी थिकनेस बहुत कम होती है, निग्लिजिबल थिकनेस होती है। नाउ इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट्स मास पर यूनिट एरिया एंड इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। तो इससे हम यूनिफॉर्म तभी बोलेंगे जब उसका मास पर यूनिट एरिया और उसका कंपोजिशन पूरी तरह से सेम हो, कांस्टेंट हो। जैसे अगर ये है तो इतने एरिया में उसका जितना मास है उतना ही इतने एरिया में उसका मास होगा, वो थ्रू आउट द डिस्क कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो द रेशियो is equals to mass per area, fine, and this is known as its surface density। तो यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास में क्या आ गया? फॉर सरफेस डेंसिटी, जो कि कितना है हमारे पास में, जिसे हम डिनोट करते हैं बाय दिस सिग्मा। और ये हमारे पास में कितना है? m डिवाइडेड बाय a, जहां पर m क्या है? हमारा मास है, मास ऑफ द डिस्क, एंड a इज द एरिया ऑफ द डिस्क। आई होप यहां तक किसी को डाउट ना हो। अब
Consider a uniform disk of mass capital M and a radius R rotating about its own axis. तो हमारे पास में यहाँ पर एक डिस्क है जो अपने ही एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, ठीक है, which is the line perpendicular to its plane, जो कि क्या है, एक लाइन है, ठीक है, अगर ये उसका प्लेन है तो उसके ऊपर एक लाइन है जिसके इर्द गिर्द वो रोटेट हो रहा है एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो यहाँ पर अब हमारा टाउ क्या हो गया, तो यहाँ पर हमारा सरफेस डेंसिटी हो जाएगी कैपिटल M, दैट इज द मास ऑफ द डिस्क डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, M इज द मास ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्क divided by pi multiplied by the radius of the uniform disk का whole square, ठीक है। Now, as it is a uniform circular object, it can be considered to be consisting of a number of concentric rings of radius increasing from 0 to r. तो क्योंकि ये जो चीजें हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम शुरू करें इसके अंदर रेडियस बनाएं फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स मिल सकती है। ये एक हो गई, ये जो यहाँ पर ड्रॉ की हुई है ये एक रिंग हो गई, इसी तरीके से हम यहाँ पे एक रिंग बना सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर एक रिंग बनेगी, राइट। सो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हमें यहाँ पर देखने मिल सकती है। वन सच रिंग ऑफ मास DM, यहाँ पर हमने एक रिंग ली है, ये वाली, ये पूरी एक रिंग है, ठीक है, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट। और इसका मास हमने कितना कंसिडर किया है, DM, DM इज वेरी स्मॉल मास, ठीक है, DM क्या होता है, वेरी स्मॉल मास होता है। तो एक रिंग है जिसका मास कितना है, DM। अब विड्थ ऑफ द रिंग इज DR, इस रिंग की विड्थ कितनी है, DR है, विच इज सो स्मॉल दैट द एंटायर रिंग कैन बी कंसिडर्ड टू बी द एवरेज रेडियस ऑफ R। वो DR इतना छोटा है कि उसे हम एवरेजली अगर कंसिडर करें तो इट वुड बी द रेडियस, द स्मॉल रेडियस ऑफ दैट सर्कल, ठीक है। वो इतना छोटा होता है कि दैट इज इक्वल टू दिस वेरी स्मॉल रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो दैट R इज कांस्टेंट फॉर दैट रिंग, तो R इस पूरे रिंग के लिए क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस कंडीशन में एरिया ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा, 2 पाई R टाइम्स DR। देयरफॉर सरफेस डेंसिटी हमें कितनी मिल जाएंगी यहाँ से, DM डिवाइडेड बाय 2 पाई R डॉट DR। तो DM हमें कितना मिल जाएगा, 2 पाई सिग्मा R डॉट DR। अब अगर हम इस रिंग का एंटायर मास अगर देखें फ्रॉम डिस्टेंस R फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल जाएगा, IR इक्वल्स टू DM R स्क्वायर। और हमें अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम R इक्वल्स टू 0 टू R इक्वल्स टू कैपिटल R, ठीक है। तो हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया, तो हमें यहाँ पर हमारा अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिल गया, हाफ ऑफ mr स्क्वायर। सो देयरफॉर सेकेंड फॉर्मूला हमें क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर यूनिफॉर्म डिस्क कितनी है, half of, it is denoted by I which is equals to half of m capital R square। तो अगर हम अब यहाँ पर देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग कितनी थी, mr स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क कितनी हो गई, हाफ ऑफ mr स्क्वायर, ठीक है। तो of inertia of objects of several integrable geometrical shape can be derived। तो ऐसे ही हम बाकी के जो कुछ geometrical shapes है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वी वोंट बी लिविंग इट,
ठीक है। फाइन। As stated earlier, theoretical calculations of moment of inertia is possible only for mathematical integral geometrical shape. अब जैसे कि हमने पहले ये चीज पढ़ी है कि जब हम theoretical calculation करते हैं moment of inertia का, ये सिर्फ तभी possible होता है जब हम ऐसे geometrical shapes ले जिसका mathematical integration possible है। अब अगर हमें experimentally we can determine the moment of inertia of any object, तो हम experimentally कोई भी object का moment of inertia निकाल सकते हैं। It depends upon mass of that object and how that mass is distributed from or around the given axis of rotation. तो ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? एक तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और दूसरा कि वो मास उस पूरे ऑब्जेक्ट या एक्सिस ऑफ रोटेशन में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग only the mass distribution around the axis of the rotation, we can express moment of inertia of any object as I equals to mk square. ठीक है, तो अगर हम इंटरेस्टेड है ये जानने में कि मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन में कैसे होता है और उसके हिसाब से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का कैसे निकाल सकते हैं, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जहां पर कैपिटल एम जो है वो हमारा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारा मास है ऑब्जेक्ट का वो किसके ऊपर इफेक्टिव है? वो डिस्टेंस के फ्रॉम द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर इफेक्टिव है। अब इस केस में जो हमारा k है उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। k को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। सो I इज इक्वल्स टू mk स्क्वायर। अगर हम ये फॉर्मूला कंसिडर करें तो यहां पर I जो है वो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। कैपिटल M जो है वो है हमारा मास और कैपिटल K जो है वो है हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, आई होप यहां तक अब किसी को कोई डाउट ना हो। So, in other words, if k is the radius of gyration for an object, then I equals to mk square is the moment of inertia of the object. तो जितनी ज्यादा वैल्यू k की होंगी उतना ज्यादा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, प्लीज जस्ट गो थ्रू दिस वंस, ओके। इट्स नॉट एक्चुअली IMP बट एक्चुअली आपने एक बार इसे रीड कर लेना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो आज हम ये दो चीजें पढ़ेंगे और एक एग्जांपल 1.7 हम सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल एंड टुडेज लेक्चर। ठीक है, सो व्हाट डज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस स्टेट्स? So, expression of moment of inertia of regular geometrical shapes given in the table 3 are about their axis of symmetry. Now, these are derived by integration, and however, every time the axis needs not to be the axis of symmetry. In simple transformation, it may be parallel or perpendicular in the symmetrical axis. तो obviously जब हम moment of inertia derive करते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट की सिमेट्री देखते हैं। तो हमेशा तो ये कंपल्सरी नहीं होगा कि वो उसके पास में एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, राइट। तो अगर हम सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो वो या तो पैरेलल होगा या तो परपेंडिकुलर होगा। क्या? सिमेट्री ऑफ एक्सिस। सो फॉर एग्जांपल, इफ अ रॉड इज रोटेटेड अबाउट one of its end, the axis is parallel to its axis of symmetry. तो अगर मेरे पास में एक रॉड है, ठीक है, अब इस रॉड को अगर मैं रोटेट कर रही हूँ
और ये इसकी सिमेट्री हो जाएंगी, राइट, सिमेट्रिकल एक्सिस। तो मैं यहाँ पर बता सकती हूँ कि जिस एक्सिस पे मैं रोटेट कर रही हूँ इस रॉड को, वो पैरेलल है टू माय सिमेट्रिकल एक्सिस। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इफ अ रॉड, ओके, या now if a disc or a ring is rotated about its diameter, तो मेरे पास में एक डिस्क है, इसका ये पूरा डायमीटर है, इसके अबाउट में इसे रोटेट कर रही हूँ। ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द सिमेट्रिकल एक्सिस, राइट। तो in such cases simple transformations are possible in the expression of moment of inertia, and these are called as the theorem of parallel axis and theorem of perpendicular axis. तो यहाँ पर इस केस में हम लगाएंगे theorem of parallel axis और इस केस में हम लगाएंगे theorem of perpendicular axis. ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट ना हो। Now let us learn about theorem of parallel axis. ठीक है। तो in order to apply this theorem to any object, we need two axes parallel to each other with one of them passing through the center of the mass of the object. ठीक है। अब अगर हमें ये पर्टिकुलर थ्योरम अप्लाई करना है तो हमें यहाँ पर दो एक्सिस लगेंगी जो कि एक दूसरे को पैरेलल है, जहां पर एक जो हमारी एक्सिस है वो इसके सेंटर में से पास होगी और दूसरी जहां पर पूरा मास होगा। ठीक है। तो so we have the figure 1.15 जहां पर एक्सेस MOP है। ठीक है। MOP is any axis passing through the point O। तो ये कोई भी एक एक्सिस है जो एक पॉइंट O में से गुजर रही है, और एक्सिस ACB is passing through the center of mass C। ये कौन से इसमें से पास हो रही है, from the center of mass which is point C। now parallel to the axis of MOP, और ये दोनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। ठीक है। एट अ डिस्टेंस ऑफ h, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, h है। फाइन। सो कंसिडर अ मास एलिमेंट dm लोकेटेड एट पॉइंट D। अब हमारे पास में एक मास एलिमेंट है जो यहां पर बैठा हुआ है। ठीक है। अब परपेंडिकुलर ऑन OC फ्रॉम पॉइंट D इज dn। तो अगर हमने OC ऐसी एक लाइन अगर हमने यहाँ पर ड्रॉ करी और इस लाइन के ऊपर हमने एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी जो कि इस पॉइंट D को इस पूरे लाइन OC पर रख रहा है, तो ये हमारे पास में एक DN एक परपेंडिकुलर लाइन बन जाएंगी टू द लाइन OC। ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट द एक्सिस ACB। तो अगर मुझे अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है IC, तो मेरा IC कितना हो जाएगा, माई IC वुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये DC। ठीक है, ये वाला DC स्क्वायर इंटू DM। ठीक है, विच इज द मास। फाइन। और सिमिलरली मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ O, मतलब ये वाला कितना हो जाएगा, इट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ DO। सो इंटीग्रेशन ऑफ DO स्क्वायर टाइम्स DM। ठीक है। तो अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो मुझे यहां से IO क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर इंटू DM। ठीक है, दैट इज DN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे पूरा DO मिल जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट।
अब आगे अगर मैं इसे और इंक्रीज करूं विद द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से मुझे आई ओ क्या मिल जाएगा, माई आई ओ वुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है, तो डी एन टाइम्स एनओ को मैं एन सी टाइम्स सीओ लिख सकती हूँ, राइट, बिकॉज ये तो पूरा ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, सो इट इज ट्वाइस ऑफ एन सी टाइम्स सीओ प्लस द सीओ स्क्वायर, और एल्स सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पर उन्होंने dn स्क्वायर को एज इट इज लिखा है और no स्क्वायर को उन्होंने एक्सपांड किया है। दिस इज योर no, तो no क्या हो जाएगा आपका, इट वुड बी nc प्लस co का होल स्क्वायर इंटू dm। तो अब हम इसे एक्सपांड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dn स्क्वायर प्लस nc स्क्वायर प्लस co स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ nc डॉट co टाइम्स dm। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज को एक्सपांड किया विद द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से हमें फॉर्मूला मिल जाता है इंटीग्रेशन ऑफ डी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एन सी टाइम्स एच प्लस एच स्क्वायर। अब वो कैसे, तो इसके लिए और इसके लिए फाइन। अगर हम देखिए डी एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर, तो डी एन प्लस एन सी स्क्वायर, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें यहां पर क्या मिल जाएगा, डी सी स्क्वायर मिल जाएगा प्लस, अब हमारे पास में क्या बचा है, सी ओ स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एन सी टाइम्स सी ओ। फाइन, हमारा सी ओ क्या है, इट इज द एच, तो सी ओ स्क्वायर मतलब क्या हुआ, एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एन सी टाइम्स एच। ठीक है, अब आ गया, तो अगर मैं अब इसे इंटीग्रेट कर लू या अगर मैं इसे सेपरेट कर लू इंटीग्रेशन, तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, आईओ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी सी स्क्वायर टाइम्स डी एम प्लस, यहां से मैं अगर 2h कॉमन में ले लू, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एन सी डी एम प्लस ऑफ एच स्क्वायर मेरा बाहर आ जाएगा बिकॉज इट इज द कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ डीसी स्क्वायर डीएम मुझे क्या दे देगा, मेरा आईसी दे देगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम मुझे क्या दे देगा, एम दे देगा, तो वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, प्लस एच स्क्वायर टाइम्स एम। ठीक है, अब यहां से जो मेरा एनसी है वो क्या है, मेरा डिस्टेंस है ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, तो ये पूरी जो टर्म है ये मेरी जीरो हो जाएगी, ये वाली जो मेरी टर्म है ये मेरी जीरो हो जाएगी। वाई, बिकॉज कोई भी मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिकल हो अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास उसका इंटीग्रेशन हमें क्या दे देता है, जीरो आंसर दे देता है। तो मुझे यहाँ पर ये फॉर्मूला मिल जाएगा दैट माई moment of inertia about one single axis is equals to the moment of inertia plus mh square। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैथमेटिकल फॉर्म फॉर द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो व्हाट डज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस स्टेट्स, इट स्टेट्स दैट
the moment of inertia IO of an object about any axis is the sum of its moment of inertia about an axis parallel to the given axis. And that is passing through the center of mass. And the product of mass of the object and the square of the distance between the two axes. Okay? जो कि कितना है हमारे पास में mh स्क्वायर. फाइन. तो ये हो गया हमारा थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. तो this theorem relates the moment of inertia of laminar object about three mutual perpendicular and concentric axes, two of them in the plane of the object and the third perpendicular to the object. तो ये जो थियरम है ये हमें रिलेट करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिनार ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ में जो कि लैमिनार है, जिसमें थ्री एक्सिस का यूज किया जा रहा है जो कि एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. ठीक है. तो जो दो एक्सिस है वो हमें उस ऑब्जेक्ट के प्लेन के बारे में बता रही है और जो हमारी तीसरी ऑब्जेक्ट है वो उन दो एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी. सो द लैमिनार ऑब्जेक्ट इज लाइक अ लीफ ऑफ एनी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल अ रिंग, अ डिस्क और एनी प्लेन शीट. इन ऑब्जेक्ट्स को हम लैमिनार ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं. Now, figure 1.6 shows a rigid laminar object able to rotate about the mutual perpendicular axis x, y, and z. Axis x and y are in the plane of the object while the z axis is perpendicular to it and all are concurrent to O. तो अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास में तीन एक्सिस है, एक्सिस x, एक्सिस y और एक्सिस z. तीनों एक्सिस एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है. तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और उनका एक मर्ज पॉइंट है कॉन्करेंट एट पॉइंट O. ठीक है. और यहां पर हमारे एक्सिस x और एक्सिस y उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हमें पोजीशन बता रहे हैं विच इज एट पॉइंट P थ्रू द डिस्टेंस ऑफ y एंड थ्रू द डिस्टेंस ऑफ x. ठीक है. Now PM is equals to y and PN is equals to x are the perpendicular drawn from P respectively on the x and y axis, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है. The respective perpendicular distance of point M from XYZ axis
will then be yx and अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं m की बात करूं तो यहां से मुझे तीनों जो मेरे एक्सिस है उसका डिस्टेंस कितना मिल जाएगा। m के लिए मुझे मिलेगा y फाइन x और इन दोनों का स्क्वायर, राइट, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ देम। So if Ix, Iy and Iz are the respective moment of inertia of the body about x, y and z axis, we can write it as, तो यहां से अगर मैं बताऊं कि मेरा जो Ix है वो moment of inertia of that particular object in accordance to x axis है, जो मेरा Iy है वो moment of inertia of that particular object in accordance to y axis है, और जो मेरा Iz है वो है मेरा moment of inertia of that particular object in accordance to the z axis। तो मुझे Ix का फॉर्मूला यहां से क्या मिल जाएगा, Ix would be equal to integration of y square dm, ठीक है। Iy मुझे क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dm, और मुझे Iz क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dm। अब आप बोलेंगे कि मैम ऐसे क्यों, तो यहाँ पर ऑलरेडी उसका आंसर आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ पर x के लिए कौन सा आया था, y आया था, तो यहाँ पर Ix के लिए कौन सा आएगा, y आएगा। यहाँ पर y के लिए क्या आया था, x आया था, तो यहाँ पर Iy के लिए क्या आ जाएगा, Iy के लिए क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे z के लिए क्या आया था, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर Iz के लिए क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का dm। तो देयरफॉर मुझे Iz क्या मिलता है यहाँ से, अगर मैं इंटीग्रेशन अलग अलग कर दूं तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dm, तो यहाँ से मुझे मिल गया Iz इज नथिंग बट Ix प्लस Iy, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। तो प्लीज नोट ये वाला आपका फाइनल इक्वेशन है। और अकॉर्डिंग टू इट ये हमें क्या बता रहा है, इट स्टेट्स दैट the moment of inertia, that is Iz, of a laminar object about an axis z perpendicular to its plane is the sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes. Moment of inertia about two mutually perpendicular axes, ठीक है। That is x and y, where all the, अच्छा पहले से लिख लो, axis in its plane all the three axes where all the three axes being concurrent। मीन कॉन्करेंट का मीनिंग क्या होता है कि वो एक ही जगह से निकल रहे हैं, उनका ओरिजिन एक ही है, ठीक है। अब इसके बाद में लेट अस सॉल्व एन एग्जांपल।
Example 1.7. A flywheel is a mechanical device specifically designed to efficiently store rotational energy. तो एक flywheel क्या है? एक mechanical device है. वो क्यों डिजाइन किया है? ताकि वो rotational energy को अच्छे से store कर सके. For a particular machine, it is in the form of a uniform 20 kg disc of diameter 50 centimeter. सबसे पहले हमें यहाँ पर given क्या क्या है वो हमें लिखना है. ठीक है? So first of all, we are given that एक मास गिवन है हमें 20 kg का, रेडियस हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर का. फाइन. एबल टू रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, कैलकुलेट्स इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन रोटेटिंग एट 1200 आरपीएम. तो हमें यहाँ पर आरपीएम भी गिवन है. ठीक है. और हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है. पाई हमें गिवन है, पाई स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है एज 10. फर्दरमोर, अच्छा अब यहाँ पे 2 फाइंड किया गया है. सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, और फिर क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है. तो as the flywheel is in the form of uniform disc rotating about its own axis, तो हमें पता है यहाँ पर हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है. that would be Iz equals to half of mr square. ठीक है. तो यहां से हमें पता है हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो आई की जगह पर हम क्या लिख देंगे? आईजेड की वैल्यू. तो इट वुड बी हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर. और ओमेगा स्क्वायर की जगह पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई एन का स्क्वायर. तो अगर मैं इसे बाहर निकालू तो इट वुड बी 1/4 ऑफ एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर. तो 4 and 4 गेट्स कैंसल्ड आउट. तो हमारे पास में क्या बचा? एम आर स्क्वायर पाई स्क्वायर एन स्क्वायर. अब मैं अगर इसको रीअरेंज करूं तो इट वुड बी एम पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर और एन को साथ में लिख के इसका स्क्वायर. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर वैल्यूज इक्वेट कर देंगे. तो m की वैल्यूज हमारे पास में 20 है, पाई की वैल्यू ऑलरेडी हमें 10 गिवन है, राइट. r की वैल्यू कितनी है? 0.25 और n की वैल्यू कितनी है? 1200 का होल स्क्वायर. ठीक है. और इन अदर टर्म्स ये आरपीएम में गिवन है, तो इसे हम अगर कन्वर्ट करें तो इट वुड बी 20 फ्रीक्वेंसी में, राइट. तो अब हमारे पास में कितना बचा? दैट वुड बी इक्वल टू 5000 जूल्स. ठीक है. हाँ, पाई स्क्वायर की वैल्यू हमें 10 गिवन है, राइट. तो इट्स नॉट 10 स्क्वायर, इट इज ओनली 10. अब अगर अब हमें यहां से फाइंड आउट करना है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई ऑफ z हमें फाइंड आउट करना है. लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पर जो हमारा रोटेशन है वो अबाउट द डायमीटर है. दैट मीन्स हमारा जो एक्सिस है आई एक्स वो किसके इक्वल है? आई वाई के इक्वल. और वो दोनों किस चीज के इक्वल है? आई डी के इक्वल है. ठीक है. तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? आई जेड का जो हमारा फॉर्मूला है विच इज हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल टू आई ऑफ एक्स प्लस आई ऑफ वाई विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आई डी. वाई? क्योंकि आई एक्स की जगह पर और आई वाई की जगह पर मैं आई डी लिख सकती हूँ, और आई डी प्लस आई डी वुड बी ट्वाइस ऑफ आई डी. तो आई डी की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 1/4 टाइम्स एम आर स्क्वायर. अब आप पूछोगे मैम ये कैसे? तो सिंपली हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आई डी. अब अगर मुझे यहाँ से आई डी निकालना है
तो ये जो 2 है वो यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इट वुड बी 1/4 ऑफ mr²। फाइन। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें एक और फॉर्मूला पता है, अगर हमें डिस्क का निकालना हो तो हम क्या निकालते हैं, इट इज IO इक्वल्स टू IC प्लस ऑफ MH²। ये हमारा फॉर्मूला होता है, राइट। अब यहाँ पर हमारा जो IC है वो किसके इक्वल है, ID के इक्वल है, प्लस ऑफ MH यहाँ पर हमें कितना गिवन है, दैट इज द रेडियस, तो r²। तो अब अगर हम यहाँ पर हमारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ID की वैल्यू कितनी है, 1/4 ऑफ mr² प्लस ऑफ mr²। तो अगर मैं यहाँ से mr कॉमन में लूँ, mr² अगर मैं कॉमन में लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1/4 प्लस 1, दैट वुड बी इक्वल्स टू mr² मल्टीप्लाइड बाय 5/4। तो यहाँ से मेरी IO की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4 टाइम्स mr²। अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, माई IO वुड बी इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 का होल स्क्वायर। अब आप पूछेंगे मैम हमें तो यहाँ पर रेडियस गिवन था, डायमीटर गिवन था, तो हमें ऑलरेडी हमें यहाँ पर क्या गिवन था, डायमीटर गिवन था, कितना, 50 सेंटीमीटर। तो वहां से हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, 50/2 विच इज 25 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में गिवन था इसलिए हमने इसे मीटर में कन्वर्ट किया, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 0.25। ठीक है, तो हमें IO की वैल्यू मिल गई। अगर हम इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे तो 4 1s are 4 5s are 20, तो इट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, तो ये कितना हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 का होल स्क्वायर, तो दैट वुड बी इक्वल टू 1.5625 kg मीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर यूनिट्स याद रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। For more such interesting videos, subscribe to the channel, share the video amongst your friends and like the video. Thank you everyone.